माय नेम इज प्रिंस कुमार गुप्ता एंड वी आर वाचिंग प्रियस एजुकेशन। आज के हम अपने इस लेक्चर में जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो भारतीय संविधान जो लिखा गया, जैसे हमारे भारत में मैं अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस है। तो जो संविधान लिखा गया, जो लेजेंड्स थे हमारे पॉलिटिशियन लेजेंड्स जो थे, जैसे भीमराव अम्बेडकर हमारे और राजेंद्र प्रसाद जो थे, इन्होंने जो संविधान लिखा उसको लिखने से पहले इन्होंने जो अलग अलग जो संविधान, अलग अलग जो देशों को जो संविधान को पढ़े थे, उनमें से जो बेस्ट जो होते हैं वो हमारे संविधान में लेकर उन्होंने डाला था। तो हम आज उन चीज़ों को देखेंगे कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा गया तो उनमें कौन सी जो चीज़ें हैं, कौन सा जो रोल है, जो पावर्स हैं, वो किस कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई लिखते वक्त। कहने का मतलब यह है कि जब भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग जब हमारा देश आज रन कर रहा है तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, हम आम नागरिक हैं, तो सबका क्या रोल है, किसकी क्या ड्यूटीज़ है, किस तरह से किसी को कोई गलती करने पर उसको हटाया जाएगा या रखा जाएगा, किसी को क्या पनिशमेंट दी जाएगी, इन सारी चीज़ों का जिक्र हमारे संविधान में किया गया है विद इलैबोरेटेड पोजीशन। पर ये सारी चीज़ें जो संविधान लिखी गई तो कुछ पॉइंट्स तो वो कहाँ से आई, इनका सोर्स क्या है, इनका स्रोत क्या है। तो कुछ जो कंट्रीज़ हैं या कुछ लॉज हैं, जो कुछ एक्ट्स हैं जहाँ से इनको विथ रेफरेंस लिया गया, जो लिया अपने संविधान लिखते समय में, तो आज उसके बारे में हम देखेंगे। तो जो पहला है हमारा वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो इस संविधान को कहा जाता है कि जो मैक्सिमम नंबर है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पार्ट्स हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया था। इसमें क्या क्या लिया गया था? तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया था फेडरल स्ट्रक्चर का आइडिया लिया गया था। अब फेडरल स्ट्रक्चर होता क्या है? तो फेडरल स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से समझते हैं, इट्स द एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट एंड गवर्नमेंट दैट दे आर रनिंग दियर पावर्स एंड रनिंग दियर गवर्नमेंट स्मूथली विदाउट एनी इंटरप्शन। जैसे कि मैंने अपने पहले भी जब फेडरल हम यूनिटरी और फेडरल गवर्नमेंट के बारे में जब बात कर रहे तब मैंने बताया हुआ था कि फेडरल में होता क्या है कि जो पावर्स होती हैं वो स्टेट और सेंटर में डिवाइडेड होती हैं। हमारे इंडिया में जो पावर्स हैं वो ऑल दो हमारी जो एक क्वाजी फेडरल गवर्नमेंट है, यहाँ पे क्या है कि स्टेट और सेंटर के बीच में पावर डिवाइडेड तो हैं, बट सेंटर इज़ ऑलवेज सुपीरियर देन द स्टेट, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सेंटर की ही चलती है, स्टेट की कम चलती है। तो इसका जो आइडिया है, फेडरल स्ट्रक्चर का जो आइडिया है वो कहाँ से लिया गया था? तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया था। जो सेकंड पॉइंट है इसमें वो लिया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, मतलब जो प्रशासनिक जो ढांचा है वो कहाँ से लिया गया था? प्रशासनिक ढांचा या एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेटअप है, इसका कहने का मतलब है जो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, जो कार्यपालिका, न्यायपालिका है, इसका जो सेटअप होगा ये एक ऐसी होनी, कार्यपालिका जैसी चीज़ कोई होनी चाहिए, न्यायपालिका जैसी चीज़ कोई होनी चाहिए हमारे देश में। इसका भी सेटअप का आइडिया कहाँ से लिया गया था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। जो सेकंड हम देखने वाले हैं वो है हमारा यूएसए। जो यूएसए में ऑल दो है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बट शॉर्टेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पे है? हमारे यूएसए में। तो इससे क्या क्या टॉपिक्स लिए गए, क्या क्या चीज़ें ली गई थी वो हम देखते हैं। तो जो पहला लिया गया था वो है आइडिया ऑफ प्रियम्बल। प्रियम्बल होता क्या है इसको इस तरह से इन शॉर्ट समझते हैं। प्रियम्बल इज द समरी और द ब्रीफ ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल जो होता है ना वो हमारे जो संविधान है, जो हमारे देश का जो संविधान है उसका एक सारांश है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रियम्बल भी होना चाहिए। इसका आइडिया कहाँ से लिया गया? यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। सेकंड जो हमने लिया है वो है फंडामेंटल राइट्स। हम भारत के नागरिक हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो ऑफिसर्स हैं, छोटे से लेकर बड़े लेवल तक किसकी क्या राइट्स हैं, क्या अधिकार है, ये कहाँ से लिया गया था? ये भी यूएसए से ही लिया गया था। फिर है इलेक्टिव प्रेसिडेंट और द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। भारत में प्रेसिडेंट की पोस्ट होनी चाहिए। जैसे यूएस में प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द नेशन, वैसे ही भारत में भी प्रेसिडेंट की पोस्ट होनी चाहिए। ये आइडिया कहाँ से लिया गया था? तो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएस को देख करके ये आइडिया लिया गया था। फिर है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट को हम हिंदी में है समझते हैं कि राष्ट्रपति जो है ना, प्रेसिडेंट को हटाने की विधि। अगर मान लिया प्रेसिडेंट ने कोई गलती करी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उनको लिए वो वैलिड नहीं है, जो गलती उन्होंने करी है वो उसके बाद वो उस पोस्ट पे नहीं रह सकते, तो उनको हटाने का जो काम है
वो उस प्रोसेस को इम्पीचमेंट कहते हैं, मतलब प्रेसिडेंट को पद से हटाना। इम्पीचमेंट इज बेसिकली डिस्क्राइब्ड एज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द प्रेसिडेंट फ्रॉम इस पोजीशन, और ये काम जो होता है हमारे सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में और उनके मौजूदगी में किया जाता है। फिर हमने लिया था जो है इंडिपेंडेंट जुडिशियल रिव्यू। जैसे मैं अक्सर बात करता था कि अगर हमारे देश में कोई कितना भी बड़ा ऑफिसर हो, कितना भी बड़ा कोई नेता हो, अगर वो गलती करेगा तो उसे सज़ा दिया जाएगा। एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम है हमारे देश में, जो किसी जात, धर्म, नीच ऊंच और जान पहचान या सगा संबंधी को नहीं मानता। सही और गलत के फैक्ट पे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में जो चीज़ें लिखी गई हैं उसके आधार पर किसी को सज़ा दी जाती है या उसे माफ़ी दी जाती है, उस पर कार्रवाई की जाती है। तो इसके लिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल रिव्यू जुडिशियल सिस्टम है। इस टाइम पे हमारे देश में जो सर्वोच्च न्यायालय है वह सुप्रीम कोर्ट है। तो ये सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए हमारे देश में, इसका भी आइडिया यूएस से लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है कि अगर इवन द प्रेसिडेंट हु आर मेकिंग द मिस्टेक और डूइंग समथिंग इलीगल which is violating the rights and duties of the Indian Constitution or his post, then Supreme Court will take action, or Supreme Court is the independent judicial system which will go through all the process and take the important और मेजर स्टेप्स रिगार्डिंग ऑल ऑफ दैट। सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारा देश का सर्वोच्च न्यायालय है, वो एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम और रिव्यू के लिए बनाया गया है। फिर है हमारा ब्रिटेन। ब्रिटेन को हम क्या कहते हैं? मदर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, एक और हम नाम से जानते हैं। अक्सर ये जो मैं पॉइंट्स लिख रहा हूँ ना, ये एग्जाम्स में कभी कभी शॉर्ट टर्म या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन पूछ दिया विच कंट्री इज़ द मदर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, तो ब्रिटेन को बोलते हैं। साथ ही साथ जो ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट है उसको एक और नाम से जानते हैं, वो जानते हैं हम वेस्टमिनिस्टर के नाम से जानते हैं। तो समटाइम ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से कंट्री की पार्लियामेंट मॉडल को या पार्लियामेंट को हम वेस्टमिनिस्टर के नाम से जानते हैं, या फिर ये भी पूछा जाता है कि ब्रिटेन के पार्लियामेंट को किस नाम से जानते हैं, तो वेस्टमिनिस्टर के नाम से जानते हैं। ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम से, जो भी हम एग्ज़ाम देते हैं ना, इससे पूछे जाते हैं। तो ब्रिटेन की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ऑल द ब्रिटेन में क्या है, यहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बट फिर भी जो भी वहाँ पे लिखी गई हैं तो कुछ ना कुछ हमने उनसे भी लिया है, इसलिए तो हम इन्हें कहते हैं मदर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। इनसे क्या क्या लिया हमने? सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, मतलब कि हमारे देश में स्टेट के हिसाब से लोगों को नागरिकता नहीं दी जाएगी, बल्कि देश की नागरिकता दी जाएगी। हम दोहरी नागरिकता नहीं रखते हैं। हमारे भारत में क्या है, हमें अपनी कंट्री इंडिया की, हम वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, हम भारत के नागरिक हैं, ना कि किसी स्टेट के नागरिक हैं। तो ये आइडिया कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया था। फिर ब्रिटेन से लिया गया हमारा पार्लियामेंट्री मॉडल। पार्लियामेंट्री जो हमारा संसदीय जो ढांचा है, जो मॉडल है, वो कहाँ से लिया गया था? ये भी ब्रिटेन से लिया गया। बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो हमारे इंडिया में इस टाइम में है, टोटल 7 स्टेट्स हैं जो बाई कैमरल लेजिस्लेटर, मतलब वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब विधानसभा और विधान परिषद दोनों मौजूद हैं। उनके बारे में जब हम आगे टॉपिक जब करेंगे तो उसमें हम देखेंगे। बट ये इसका जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, जो पार्लियामेंट्री मॉडल है, वो कहाँ से लिया गया था? ये भी ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फिर हम बात करते हैं कैबिनेट सिस्टम। कैबिनेट सिस्टम का मतलब है कि जैसे ब्रिटेन में वहाँ की महारानी हैं जो देश को देख रही हैं या जो सुपीरियर पोस्ट में, वैसे ही भारत में प्राइम मिनिस्टर का जो पोस्ट है, प्राइम मिनिस्टर एंड जो कैबिनेट हैं, उनके पोस्ट को कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन के पार्लियामेंट से लिया गया था। इसमें जो हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर भी होने चाहिए, इसका आइडिया, इसका जो पोस्ट है, ये ब्रिटेन से लिया गया था। फिर हम इसमें नेक्स्ट जो लिया गया है हमारा वो है रिट जुरिसडिक्शन। रिट जुरिसडिक्शन को कुछ इस तरह से हम समझते हैं, आम बेसिक भाषा या जो सरल भाषा हम बोलते हैं, उसमें बोलते हैं कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो जो कोर्ट है वो एक ऑर्डर इशू करता है। टोटल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 5 रिट्स हैं। जब हम रिट पढ़ेंगे, टाइप ऑफ रिट्स जो पढ़ेंगे, 5 रिट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें हम डिटेल से देखते हैं कि कौन से फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पे कौन सा रिट इशू करता है। इसकी पावर बेसिकली हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दी गई है। रिट जो होता है ना, वो कोई मिनिस्टर या कोई वो इशू नहीं करता, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही इशू किया करते हैं।
तो जब हम 5 रीड्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो उस टाइम पे हम इन चीज़ों को ध्यान देंगे। फिर एक और है आयरलैंड। हमने सबसे कुछ ना कुछ लिया है तो इसको कैसे छोड़ सकते हैं। फिर है आयरलैंड। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम DPSP भी कहते हैं। इसमें ये बताया जाता है ना कि द ड्यूटीज, द रोल ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स इट्स सिटीजन, जो देश के जो नागरिक हैं उनके लिए सरकार जो है, जो सरकार इस टाइम रन कर रही है, उनका क्या कर्तव्य है, उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, इसके बारे में हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में देखते हैं। बट इसका आइडिया कहाँ से लिया गया, तो ये लिया गया है आयरलैंड से लिया गया है। फिर मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मैंने बताया कि जो प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है या जो उसकी इम्पीचमेंट, जो हटाने की विधि है, वो लिया गया USA से लिया गया। पर प्रेसिडेंट को इलेक्ट कैसे किया जाए, हमारे देश में प्रेसिडेंट को इलेक्ट आम जनता नहीं करते हैं, उसका कोई जनरल इलेक्शन नहीं होता जिससे हाँ लोग वोट देंगे और प्रेसिडेंट बनेगा। पर जो एक मैनर है, जो एक प्रोसेस है प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का, वो विधि वो कहाँ से लिया गया था, ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। फिर है हमारा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से भी हमने लिया है। इसमें हम लिए क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। संविधान में जो अमेंडमेंट जो होती हैं, जो चेंजेस करते हैं, इसके लिए हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से ये पॉइंट लिया है। चूँकि हमारे जो इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल है। कुछ हैं पार्ट्स जो रिजिड हैं, जो चेंज नहीं होते हैं टाइम के अकॉर्डिंग या नहीं किए जा सकते हैं। पर जो हमारा जो फ्लेक्सिबल हैं वो सिंपल या मेजर मेजॉरिटी को पास करके उसे चेंज किया जा सकता है। मैंने टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी में बताया था कि कितनी मेजॉरिटी रिक्वायरमेंट होती है किसी प्रपोजल को या किसी बिल को या किसी अमेंडमेंट को करने के लिए। मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया हुआ था कि टाइप ऑफ मेजॉरिटी क्या क्या होती हैं। तो जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट है वो रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन में होल्ड करता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होंगी वो कैसी होंगी और किस प्रकार से होंगी, इसका आइडिया और इसका जो सेटअप है ये कहाँ से लिया गया था, ये हमारा लिया गया है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। आगे हम देखेंगे कि हमारे USSR, जिसे हम रशिया बोलते हैं, उससे क्या क्या लिया गया था। तो जो USSR, जिसका फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक ऑफ रशिया, USSR, जिसे हम रशिया या रूस भी बोलते हैं, इससे हमने क्या लिया था, इससे हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिया गया था। जो हमारा कर्तव्य, जो मूल कर्तव्य है, मान लो कि मैं अपने देश का एक नागरिक हूँ, तो एक नागरिक के होते हुए मुझे इस देश के लिए इस क्या करना है, मेरा मूल अधिकार के अलावा मुझे मेरी मूल जो कर्तव्य है, मैं कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे एक नागरिक होने के हिसाब से वो मेरा फ़र्ज बनता है करना, वो मेरा कर्तव्य करने का एक वो मूल है वो। तो जैसे कि मान समय पर टैक्स पे करना ताकि मेरे देश की इकॉनमी अच्छी चले, कोई क्राइम नहीं करना ताकि मेरा देश एक संपन्न रहे, हमें एक रोज़गार के नए अवसर प्रदान करना, कारोबार करना, जो भी मुझे काम दिया जाए या मैं अगर सरकार के हिसाब से जो काम करना, काम में चोरी नहीं करना, ये मेरा जो बोलते हैं वो एक मूल कर्तव्य है। तो इसका आइडिया कहाँ से लिया गया था, तो रशिया से लिया गया था। अब कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जो फंडामेंटल हमारे ड्यूटीज़ हैं, ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एडअप किया गया था। तो यह 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अकॉर्डिंग ये ऐड किया गया था। और ये एक मोस्ट जो बोलते हैं वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है ये कि कौन सी कमेटी ने रेकमेंड किया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड अप करने के लिए। तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने रेकमेंड किया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया जाए, जिसका आइडिया रशिया से लिया गया था। फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायत सभा जिसे कहते हैं, जो लोकल गवर्नमेंट है हमारे देश में, जो छोटे मोटे लेवल जो वार्ड होते हैं, हमारे मुखिया होते हैं, जो आम छोटे छोटे जो वार्ड बनाए गए हैं, नगर पार्षद बनाए गए हैं, ये इसका आइडिया कहाँ से लिया गया था, इसका आइडिया भी रशिया से लिया गया था। और जब सब कुछ हर कंट्री से लिया गया था, क्यों ना हम कनाडा से भी कुछ ले लेते हैं। अब कनाडा से हमने क्या क्या लिया, तो जो हाल ही में जो लिया हुआ था, पहला तो हमारा GST लिया हमने,
जो जीएसटी मॉडल हमने अप्लाई किया था अपने कंट्री में, यह जीएसटी हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। फिर क्या है, एक और चीज़ हमने लिया, स्पेशल प्रिविलेज फॉर एमपीज एंड एमएलए। अब एमपी और एमएलए हैं, जो सांसद हैं, उन्हें क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं, और वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो सब उनको टेलीफोनिक बिल दिए जाते हैं, उनको घर दिए जाते हैं, आवास दिए जाते हैं, कुछ ज़मीन दी जाती है खेती के लिए, एक पर्टिकुलर उनको सैलरी दी जाती है, कुछ अलाउंसेस दी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, वो जो प्रिविलेज हैं, जो वो कहाँ से लिया गया था? तो वो कनाडा से लिया गया था। फिर आता है रेजिडुअरी पावर। इसके बारे में मैंने बताया था, रेजिडुअरी पावर उसे कहते हैं कि मान लिया कोई क्राइम होता है और उस क्राइम का जिक्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, बट सेंटर के पास पावर है कि वो कोई लॉ उस पर निकाल के पास कर सकता है। तो ये कहाँ से लिया गया था? ये भी हमारा कनाडा से लिया गया था, इसे रेजिडुअरी पावर कहते हैं। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। मैंने बताया था ना कि कुछ हमारी यूनियन लिस्ट हैं, कुछ हमारे स्टेट लिस्ट हैं, कुछ हमारी कंकरेंट लिस्ट हैं। तो जो यूनियन और स्टेट लिस्ट में क्या बताया था कि यूनियन लिस्ट में ये होता है कि सेंटर के पास कौन कौन से पावर्स हैं जो सेंटर करने के लिए एलिजिबल है, स्टेट के पास कौन कौन से पावर्स हैं वो स्टेट जो उसके लिए है। जैसे कि मैंने बताया था, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हमारा स्टेट का चैप्टर आता है, जो हमारा आर्म्ड फोर्सेज है हमारे सेंटर का पार्ट आता है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किया गया, ये कहाँ से लिया गया था? ये भी लिया गया हमारा कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशंस के उनके मॉडल से लिया गया था। फिर बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन मॉडल की। यहाँ से क्या लिया गया? अब प्रियम्बल का मैंने क्या बताया था, जो प्रियम्बल का आइडिया था यह हमने लिया था यूएस से, पर जो लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में प्रियम्बल को लिखा जाएगा, इसका कहाँ से लिया गया था? जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, जो लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल लिया गया था, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। फिर जो यहाँ पे कंकरेंट लिस्ट है, जो कंकरेंट मतलब जहाँ पे स्टेट प्लस यूनियन दोनों की पावर्स हैं, दोनों की सहमति से जब कोई कार्य होते हैं। टोटल मैंने बताया था कितने हैं हमारे कंट्री में इस टाइम में, 52 कंकरेंट लिस्ट हैं, कंकरेंट जो चैप्टर्स हैं वो हैं। तो ये कंकरेंट लिस्ट का आइडिया भी हमारे इससे लिया गया था। फिर जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट में जो जॉइंट सिटिंग होती है वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। फिर आता है जर्मनी से हमने इमरजेंसी प्रोविज़न लिया था। अब इमरजेंसी प्रोविज़न का मतलब ये होता है कि देश में जब कोई नेशनल इमरजेंसी होती है, स्टेट इमरजेंसी होती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, तो इसका आइडिया हमने इससे लिया। बट इसमें भी एक चीज़, देयर इज अ कैच इन बिटवीन। जो हमारी स्टेट एंड नेशनल इमरजेंसी है ये हम जर्मनी से लेते हैं, पर अगर मान लिया कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे कंट्री में आ जाए, तो इसमें मैं बता सकता हूँ कि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है ना, वो हम कहाँ से लेते हैं? वो यूएसए से इंस्पायर्ड है। स्टेट एंड नेशनल इज विद जर्मनी। स्टेट और नेशनल इमरजेंसी अगर होती है तो हमने जर्मनी से लिया हुआ है। पर जो फाइनेंशियल इमरजेंसी को कैसे डील किया जाए, जो इसका प्रोविज़न है, ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, इसको हमने यूएसए से लिया हुआ है। फिर हमने फ्रांस से क्या लिया है? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को हमने फ्रांस से लिया गया है। और जापान से हमने लिया है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मान लिया जाए कि किसी ने कोई क्राइम किया, तो ऐसा नहीं कि अब किसी ने चोरी किया उसको भी फांसी दे दिया जाए, किसी ने मर्डर किया उसको भी फांसी दे दिया जाए। क्राइम के अकॉर्डिंग सज़ा दी गई है। कानून के प्रक्रिया के हिसाब से हर किसी को डिफरेंट टाइप ऑफ सज़ा दी जाती है। तो इससे क्या है कि प्रोसीजर जो होना चाहिए, एक प्रॉपर चैनल होना चाहिए। अब मान लिया कि कोई बोलता है यार तूने चोरी किया हुआ है, पर चोरी करने का उसने तो बोल दिया, बट उसको साबित भी तो करना पड़ेगा ना कि हाँ, अभी उसके लिए आपको एविडेंस चाहिए, उसके लिए आपको गवाह चाहिए। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र पे आपको पहले क्राइम प्रूफ होंगे, फिर आपको सज़ा दी जाएगी। तो जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ हैं, इसको कहाँ से लिया गया था? इसको भी लिया गया है हमारे जापान से लिया गया है। ठीक है, इसी के साथ जो हमारा सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बी सेफ एंड बी हैप्पी।